एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। आपको जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए, और डेली आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने जो मैं देती हूँ वो प्रीलिम्स एंड मेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। A river cuts through rock not because of its power but because of its persistence. मीन्स लक्ष्यों की तरफ लगे रहना, डेली लगे रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। वरना चट्टान के आगे पानी की तो क्या ही ताकत है, राइट। बट वो क्या है, लगी रहती है चट्टान को काटने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए। और ये बड़ी बड़ी पहाड़ जैसे चट्टान को काट के एक डीप जॉर्ज बना देती है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज बहुत कुछ है पढ़ने को, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है न्यूज़पेपर। ठीक है, वीडियो अगर लेंदी हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। ओके, ध्यान से, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नहीं छोड़ सकते हैं आप। पहला देखेंगे, यूएन रिपोर्ट ऑन 5 डिग्री थ्रेशोल्ड, एंटिसिपेटरी बेल पेरोल फॉर लो। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक रेयर मेटल डिस्कवर हुआ है सतलुज में। ठीक है, ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ये वाला मैंने आपको कल बताया था, रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स। ठीक है, अबाउट सतलुज पढ़ेंगे, इसी का वैल्यू एडिशन, गवर्नर्स रोल इन पासिंग बिल्स। ये एक एडिटोरियल है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड वॉश, यानी कि क्लाइमेट चेंज कैसे वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहली न्यूज़ देखेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड ब्रीच्ड ऑन 86 डेज दिस ईयर, यानी कि ब्रीच हो गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो एक थ्रेशोल्ड था। ठीक है, द वर्ल्ड टुगेदर इमिटेड, यहाँ का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए और इंटरव्यू के लिए। अगर आप वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी डाटा के साथ करेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड टुगेदर इमिटेड 57.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड equivalent in 2022, 1.2% increase over the previous year। बात समझ आई, यानी कि क्या है, पिछले साल के अकॉर्डिंग में 2022 में 54.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया है वर्ल्ड ने, अकॉर्डिंग टू इमिशन गैप रिपोर्ट। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए, और जो यूपी पीसीएस अभी एआरओ आ रहा है उस वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, यूएनईपी। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में वो उसी दिन पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन का काम रहे। The report noted that with current climate policies of countries, the world has to set to become warmer by 3, यानी कि अभी जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज चलती रही ना, बिल्कुल इनएक्शन सा हो गया है। पीपल आर नॉट टेकिंग एक्शन, मास कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, कंट्री की ग्रोथ के लिए इमिशन होता जा रहा है, तो हम 3 डिग्री सेल्सियस पे को हम इंक्रीज़ कर जाएंगे। अभी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर है ना, इससे 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाएगा। इमिशन में चाइना एंड यूएस सबसे आगे है। ठीक है, और इंडिया है 3rd लार्जेस्ट इमिटर। यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड ब्राज़ील ने अपना इमिशन कट डाउन किया है थोड़ा सा। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी है, इमिशन पे क्वेश्चन बन सकता है, ये पूरे साल न्यूज़ में रहती हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, आपके पास पॉइंट होने चाहिए वहाँ पे बोलने को। टू मीट दिस गैप, ग्लोबल एमिशन वुड नीड टू ड्रॉप एट लीस्ट 8.7%।
यानी कि 2024 से 8.7% तक ये ग्लोबल एमिशन को कम करना पड़ेगा। अभी कितना है? 1.2%। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आज का जो ये वाला टॉपिक है ना, ये डाटा के लिए ही मेन है। इम्पैक्ट ऑफ इनएक्शन आपने देखा होगा 2023 में कितनी जगह बाढ़ आई, टोरेंशियल रेन हो रही है अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए वगैरह में जाने जा रही हैं वहाँ पे। सूखा तो आप सबको ही पता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट से सारे लोग वाकिफ़ हैं, बट एक्शन क्या लेना है इसमें लेज़ीनेस दिखा रहे हैं। Next important, courts can give limited pre-arrest bail in FIRs from outside state। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है। टाइप्स ऑफ बेल पढ़ेंगे। एक होती है रेगुलर बेल, जो पर्सन ऑलरेडी अरेस्ट में हो उसे कहते हैं, उसे अगर बेल दी जाती है तो वो रेगुलर बेल होती है। ये सेक्शन 437 439 ऑफ CRPC के तहत होता है। एक होती है इंटरिम बेल, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बीच में अगर कुछ पेंडिंग केस हो रहा है, कुछ पेंडिंग है अभी, तो वहाँ पे इंटरिम बेल प्रोवाइड की जाती है। ये टेम्परेरी एंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब बात आती है एंटीसिपेटरी बेल की। पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले उसे बेल दे दी जाती है। ठीक है, सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत ये लागू किया जाता है। ये कौन से कोर्ट देते हैं? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। जबकि ऊपर की जो 2 बेल्स हैं ये कोई सा भी कोर्ट दे सकता है। यहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बेल दी जाती है। इनसे जो नीचे स्तर होगा वो बेल नहीं देगा। अब कंडीशंस क्या है एंटीसिपेटरी बेल की? सबसे पहले तो कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो सकता है इसका। ठीक है, मॉनिटरी बॉन्ड इम्पोज कर सकते हैं कोर्ट। ठीक है, पर्सन सीकिंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल विल हैव टू पे। अगर कंडीशंस वायोलेट किया तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अ पर्सन सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल मस्ट मेक देमसेल्व्स, यानी कि जब कोर्ट में बुलाया जाए तब आपको उपस्थित होना है। अगर पीरियड एक्सपायर हो गया, यानी कि लिमिटेड टर्म के लिए, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, उसके बाद सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोर्ट को लगेगा कि बेल दे देनी चाहिए एंटीसिपेटरी बेल, तो बेल दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे फिर एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा कि जो हाई कोर्ट है वो लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर सकते हैं, तब भी जब उनके रीजन में या उनके ज्यूरिसडिक्शन में केस नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी वो लोग एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए। कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है प्रिजनर्स के भी राइट टू लाइफ को, पर्सनल लिबर्टी को। इसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं, इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC with respect to the FIR registered outside the territorial jurisdiction of the said court। बात समझ आई? यानी कि अगर FIR मतलब लिखवाई गई है कर्नाटका के जुरिस्डिक्शन में, बट बेल दे सकता है राजस्थान का, यही उल्टा हुआ है इस केस में। ठीक है, केस कैसा था? एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसमें हस्बैंड को ग्रांट की गई एंटीसिपेटरी बेल बाय अ सेशन कोर्ट इन कर्नाटका। दो द FIR कहाँ पे लिखवाई गई थी?
राजस्थान में। ठीक है, इसमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा, बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। द बेंच was of the view that interpretation leading to an absolute bar of the jurisdiction of session court or high court from granting such interim bail will lead to an anomalous and unjust consequence। यानी कि जो बोनाफाइड एप्लीकेशन है वो विक्टिम्स, ठीक है, जिनके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है और वो बोनाफाइड एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए किसी दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है, इस लिबर्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे हाई कोर्ट भी या सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। कोर्ट को ये पता होना चाहिए, यानी कि जो कोर्ट जिसे एंटीसिपेटरी बेल दे रही है उसको ये पता होना चाहिए कि वो ये कंडीशन से सेटिस्फाई रहे, यानी कि कोर्ट इस कंडीशन से सेटिस्फाई रहे कि हाँ इसके बेल से, एंटीसिपेटरी बेल से पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म नहीं होगा। पर अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म होगा तो बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे थ्रेट ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी है, उस आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए बेल का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जुडिशियल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, टेरिटोरियल की ना प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक स्टेट का पर्सन है जो एंटीसिपेटरी बेल मांग रहा है वो अपनी चॉइस से एंटीसिपेटरी बेल मांगे, मतलब अपनी चॉइस से हाई कोर्ट को चुन के एंटीसिपेटरी बेल मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देगा जो उसके जुडिशियल प्रॉक्सिमेट होगा, टेरिटोरियल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, राइट, कहीं ना कहीं से लिंक होना चाहिए वो कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसे पैरोल कहते हैं। ठीक है, पैरोल और फुर्लो से रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उस टाइम लगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया होगा इन लोगों ने बट था वो करंट अफेयर का ही, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोर नहीं पूछता, आसपास के पेरिफेरल एरिया से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, पैरोल क्या होता है, रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को जो जेल मिली है उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, ये राइट नहीं है, बट ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट्स की, जो कुछ स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, जैसे कि डेथ हो गई फैमिली में किसी की किसी ब्लड रिलेटिव की वेडिंग हो गई, ठीक है, इसके लिए पैरोल यानी कि रिलीज़ कर दिया जाएगा प्रिजन से। ठीक है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को हार्म कर सकता है तो ये पैरोल डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, फरलो क्या होता है, ये जब लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट होती है ना तब भेजा जाता है, जैसे कि कैदी को लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हो गया या फिर 10-12 साल 14 ईयर्स की जेल हो गई, तो बीच बीच में ना फैमिली से मिलने के लिए भेजा जाता है ताकि फैमिली के टाइज मेंटेन रहे, टू मेंटेन फैमिली एंड सोशल टाइज। ठीक है, यानी कि वो जो एक लंबा समय जेल में गुजारने वाला है वो बिल्कुल एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में ना गुजारे, क्योंकि मैन क्या है, सोशल एनिमल है, राइट, उसे सोसाइटी चाहिए, उसे अपनी फैमिली से के टाइज चाहिए, इसीलिए वो प्रोवाइड करवाने के लिए फरलो दिया जाता है। पेरोल एंड फरलो प्रिजनर्स एक्ट 1894 के तहत दिया जाता है। ऐसे करनी है न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने देखा अच्छा एंटीसिपेटरी बेल न्यूज़ में है, उसे आप एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, और आप उसके आसपास के एरियाज़ को भी देखेंगे कि अच्छा एंटीसिपेटरी बेल, पेरोल और फरलो से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था, तो इससे भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं IIT रोपर रिसर्चर्स डिस्कवर रेयर मेटल इन सतलुज। मेटल क्या है? टेंटालम, अ रेयर मेटल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कल ही मैंने आपको बताया रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। चाइना डोमिनेट करता है अराउंड, पहले तो 90% था, अब 60% के अराउंड हो गया है। यानी कि हमारी डिपेंडेंस है चाइना पे इस रॉ मटेरियल के लिए, इन मेटल्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारी कंट्री में भी एक डिमांड पे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, ठीक है, जिसके लिए हमें ये वाले मेटल्स की ज़रूरत होगी। चाइना की डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही कंट्री में एक्सपोज मतलब माइन कर रहे हैं या रिसर्च करके पता लगा रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ पे ये मेटल्स पाए जा सकते हैं। वैसे ये जो रिसर्च हुई है, इसका ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, इसका मकसद ये नहीं था कि इस मेटल को ढूंढेंगे या किसी भी रेयर अर्थ मेटल को ढूंढेंगे, बट ये एक जेन्यून जो रिसर्च होती है उसे ये लोग कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे सतलुज न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे मेटल मिला है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। पेरिफेरल एरियाज़ पता ही होगा कि यहाँ से आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सतलुज राइजेज फ्रॉम द मानसरोवर राकस लेक वेस्टर्न तिब्बत में। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 4570 मीटर। ठीक है, यानी कि सतलुज का जो मतलब ओरिजिन सोर्स क्या है, वो है मानसरोवर राकस लेक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थ वेस्टर्नली होकर जाती है, मतलब शिपकिला से गुजरते हुए ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री में। पंजाब में एंटर होने से पहले ये एक जॉर्ज बनाती है, कहाँ? नैना देवी धार में, जहाँ पे भाखरा फेमस डैम भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो भाखरा डैम कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? सतलुज। ठीक है, जब प्रीलिम्स या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना है। सतलुज ये यहाँ से निकल रही है हिमाचल प्रदेश से एंटर करते हुए। ये एक डैम यहाँ पे भाखरा डैम है। ठीक है, यहाँ से ये बाउंड्री बना रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये 120 किलोमीटर की बाउंड्री है। मिलती है व्यास से, व्यास भी कहते हैं इसे, हरी के वेटलैंड। ठीक है, फिरोजपुर और फजीलिका के बीच में ये एक बाउंड्री बनाती है जो 120 किलोमीटर है, ये वाली बाउंड्री। ठीक है, ड्यूरिंग इज ऑनवर्ड जर्नी ये इंडस से मिलती है कहाँ पे? मिठानकोट में। ये पाकिस्तान का एरिया है मिठानकोट। ठीक है, याद रखनी है जी वो चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, गवर्नर्स रोल इन पासिंग बिल। यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में एक टसल चल रहा है क्योंकि 10 बिल्स हैं जिसे विदहेल्ड कर दिया गवर्नर ने 3 साल से। अब तमिलनाडु ने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को बोला कि रीज़न बताइए कि आपने इतना डिले क्यों किया है। एटलीस्ट 4 ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट ना ये परेशान है आजकल गवर्नर से कि गवर्नर की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनका जो पार्टिसिपेशन है ना, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब यहाँ पे ये आर्टिकल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाएंगे UPPCS RO ARO एग्ज़ाम में। ठीक है, 163 आर्टिकल क्या कहता है? पावर ऑफ द गवर्नर जनरली। ठीक है, ये पावर ऑफ गवर्नर बताता है और आर्टिकल 200 ये स्पेसिफाई करता है गवर्नर की पावर रिलेटेड टू बिल्स। Both the provisions are read together to determine the power the governor holds on the issue। यानी कि इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ा जाता है अगर हम गवर्नर की पावर को पढ़ते हैं। When a bill passed by legislature, governors के पास
मतलब पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले एसेंट दे देना, हामी भर देना या विद होल्ड कर देना, बिल अपने पास रख लिया। ओके, रिटर्न द बिल, रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को वापस कर दिया कि बिल में कुछ मुझे खराबी मिली है, आप देखिए रिकन्सिडर करिए और अच्छा बिल लेके आइए। ठीक है, और या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। हाउएवर द आर्टिकल हैज़ अ की प्रोविजो, क्या बिल है, रिटर्न करेगा गवर्नर बिल्स को अदर देन मनी बिल। ठीक है, और रिकन्सिडर करके अगर गवर्नर के पास बिल आ गया तो वो तो गवर्नर को एसेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर ने क्या किया, विद हेल्ड कर दिया, यानी कि अपने पास ही बिल रख लिया फॉर अनलिमिटेड टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम कोई डिसाइड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ से। Proviso say that the governor must return the bill as soon as possible but does not prescribe a specific time frame. अब यही यहाँ पे वो गवर्नर की पावर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कुछ है नहीं, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास बिल्स रख ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ईगो हर्ट हो जाता है, राइट, कि गवर्नर देखो रूलिंग पार्टी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के का एक एजेंट की तरह काम करती है, हम हैं ऑपोजिशन पार्टी, तो इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। एन इंडेफिनिट टाइम लाइन इन डिसाइडिंग ऑन बिल्स कैन इफेक्ट अमाउंट ऑफ पैरालाइजिंग, यानी कि इनडेफिनिट टाइम लाइन, कोई टाइम लाइन नहीं दिया गया है कि इतने दिनों में वापस करना है बिल्स को, तो गवर्नमेंट वो तो गवर्नर जो विद हेल्ड कर दे रहा है, ये पैरालाइज कर रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट के सिस्टम को। ठीक है, ये संचालन, जैसे कि कोई बिल्स आए, स्कीम्स आई, लॉज आए, ठीक है, अब वो गवर्नर ने विद हेल्ड कर दिया, तो इसका मतलब तो ये है ना कि कंट्री की फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ेगा, रुकावटें आएंगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए और गवर्नर्स की पावर्स को डिसाइड करे वेदर इट कैन फिक्स अ टाइम लाइन फॉर गवर्नर्स टू गिव एसेंट टू बिल, यानी कि इतने से इतने दिनों के बीच में आपको एसेंट दे देनी है, विच अमाउंट्स टू डिसाइडिंग वेदर इट कैन प्रिस्क्राइब लिमिट टू एन ऑफिस एक्सरसाइजिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। यानी कि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन आएगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए क्या हम टाइम लाइन फ्रेम करें क्या, क्योंकि इन्होंने स्पीकर के लिए की है। ठीक है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस होते हैं ना, कि ये मैटर डिस्क्वालिफिकेशन का है, ये डिसाइड करने के लिए स्पीकर पे एक टाइम फ्रेम दिया है। वैसा ही ये लोग कह रहे हैं, ऑपोजिशन गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नर के लिए भी ऐसा ही करो, टाइम फ्रेम बनाओ, ताकि वो विदहेल्ड ना कर पाए एक असीमित समय के लिए। इन द पास्ट कोर्ट ने ऐसा स्पीकर के ऑफिस के लिए भी किया है। अ गवर्नर कैन नॉट बी अ पार्टी, यानी कि गवर्नर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी को देखा जा रहा है, उसकी इंटेग्रिटी को देखा जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किससे इंटरैक्ट करेंगे, सेक्रेटरी से, जो सेक्रेटरी है ना गवर्नर का, उससे इंटरैक्ट किया जाएगा। गवर्नर सारे कम्युनिकेशन सेक्रेटरी के थ्रू करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेक्स्ट अर्ज। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो बीमारियाँ भी फैलेंगी। ठीक है, अब इससे निपटने के लिए वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। यहाँ पे ऑथर ने ये पॉइंट आउट किया है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी इंटरव्यू के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है, इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट वुलनरेबल कंट्रीज़, यहाँ पे फ्लड आना, सूखा पड़ना होता ही है। ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ में रह रही हैं, ST/SCs हो गए, एंड जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, अनटच्ड एरियाज़ हैं कोस्टल एरियाज़ के, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा पहुँचाती है। 2012 से 2021 तक हमारी 17,000 लाइव्स चली गई हैं कंट्री की।
एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट का एक इम्पैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। इससे रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन हो गया, तो ये टॉयलेट्स को डैमेज कर देते हैं, वाटर सप्लाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। वाटर ख़राब हो जाता है आसपास का पूरा, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं और वाटर की क्वालिटी इससे इफ़ेक्ट होती है। अब ये क्या करेगा, ये डिज़ास्टरस, इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स होंगे कम्युनिटीज़ पे, ठीक है, स्पेशली जो स्लम में रह रहे हैं। अब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज आते हैं, मतलब आता है स्टेट लिस्ट में, 7th स्केड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th स्केड्यूल है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये सर्विसेज दी गई थी, ठीक है, डेलीगेट की गई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फ्लैगशिप मिशन भी लेके आई है। कौन कौन से? स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन। फिर भी कंट्री अभी स्ट्रगल कर रही है कि क्लाइमेट रेजिलेंट वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि क्लाइमेट चेंज से ना हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए हमें वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सस्टेनेबल प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग रेजिलेंस, ये इसके लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए कि जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं पुअर पीपल, ठीक है, या जो पोटेंशियल चैलेंजेस होंगे, उसके लिए उसे स्टडी करने के लिए एक डाटा चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिस्क एंड वुल्नरेबल, ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है, ये मेंशन करना है आपको अगर ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो। रिस्क एंड वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट दैट द सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च डिड, सपोर्टेड बाय वाटर फॉर वुमेन इनिशिएटिव ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई potential climate risk and their impact on wash infrastructure। अभी हम क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट अगर वॉश एंड सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं एडिटोरियल में से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ अलग से नहीं होता क्वेश्चंस। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप न्यूज़पेपर सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे स्लम एरियाज़ हैं जो जयपुर एंड भुवनेश्वर में, उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल क्लाइमेट रिस्क जो स्लम एरियाज़ को हो सकता है, वहाँ पे ध्यान दिया गया है। इनिशिएटिव का नाम आप सबको याद रखना है। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? फ्लड वगैरह जब आ रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में जब व्यवधान आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो उससे डिजीज़ेस के स्प्रेड होने का भी खतरा हो रहा है। लैक ऑफ होम टॉयलेट के ना होने की वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन गर्ल्स की, वुमेन की, और ये कभी कभी हैरेसमेंट भी फेस इन्हें करना पड़ता है। ये भी आप चैलेंज बताएंगे इंटरव्यू में। अब यहाँ पे करना क्या है? गवर्नमेंट कैन फर्दर स्ट्रेंथन पीपल्स इनिशिएटिव बाय स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेसिटी। सबसे पहले क्या करना है? कैपेसिटी बिल्ड करनी है। सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के तहत के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। इंसेंटिवाइज करना है देम टू रिवाइव ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेस, ताकि वाटर को, साफ पानी को स्टोर किया जा सके। ऑल्टरनेट हम सोर्सेज ढूंढें, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो सप्लाई में, वो नहीं होने देना है और सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि क्लाइमेट चेंज नुकसान ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिस्कस डिफेंस टाइज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोई रिलेशन आता है अगर जीएस पेपर 2 IR में, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम उनसे डिफेंस डायलॉग भी कंडक्ट करवाते हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होती है ये। रिसेंटली जो हुई है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया गया। और कौन कौन से एरियाज़ हैं? जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक, स्पेस,
एजुकेशन, पीपल टू पीपल लिंकेज, आपको इन्हीं एरियाज़ को डाइवर्सिफाई करके आईआर में आंसर लिखना होता है। ऐसे करते न्यूज़पेपर को होलिस्टिक एनालिसिस। आज मैंने जो भी बात बताई है वो सारी इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी तो उसे छोड़ नहीं दिया, अपने लिए उसमें देखा कि इंट्रो के लिए क्या काम आ सकता है, बॉडी में अगर इस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, इंटरव्यू में अगर ये पूछ लिया तो क्या बोलना होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपके पॉइंट्स ही वहाँ पे इंटरव्यूअर को जज करवाती है। ठीक है, कि इंटरव्यूअर फिर आपको जज करता है कि हाँ पर्सनालिटी इज़ ओके एंड जो पॉइंट्स बोल रहा है, जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। यही दिलाते हैं आपको प्लस मार्क्स। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही, मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, आपको ये डेली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।